हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द एपिसोड 2 ऑफ पॉलिटिकल साइंस। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं यूनिट 2 डेमोक्रेसी एंड गवर्नेंस यानी लोकतंत्र और शासन प्रणाली। इसका पार्ट 1 है रिलेशनशिप बिटवीन डेमोक्रेसी एंड गुड गवर्नेंस। डेमोक्रेसी और गुड गवर्नेंस दोनों मॉडर्न पॉलिटिक्स के दो इंटरकनेक्टेड पिलर्स हैं। डेमोक्रेसी हमें सिस्टम देता है जहाँ सिटीजन्स अपनी गवर्नमेंट में भागीदारी करते हैं और गुड गवर्नेंस इंश्योर करता है कि वो सिस्टम इफेक्टिवली और ट्रांसपेरेंटली काम करे। सिंपल वर्ड्स में अगर हम देखें तो डेमोक्रेसी ये बताता है कि रूल कौन करेगा और गुड गवर्नेंस बताता है कि वो रूल कैसे करेगा। एक देश इलेक्शन करा सकता है, लेकिन अगर सिस्टम करप्ट या फिर अनफेयर है तो वो रियल डेमोक्रेसी नहीं कह सकता है। जैसे अगर किसी कंट्री में इलेक्शन होते हैं पर करप्शन बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे पॉलिसीज़ जो है अनफेयर है और पब्लिक को जस्टिस नहीं मिल रहा है, तो वो सिर्फ नॉमिनल डेमोक्रेसी है, रियल नहीं। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि आखिर ये डेमोक्रेसी जो है इसके वर्ड का मीनिंग क्या है और ये कहाँ से आया है। वर्ड जो ये डेमोक्रेसी ये आता है ग्रीक वर्ड से, जिसमें डेमोस का मतलब होता है पीपल यानी कि जनता और कराटोस का मतलब होता है रूल यानी शासन। तो डेमोक्रेसी का सिंपल सा अर्थ है रूल बाय द पीपल यानी जनता के द्वारा शासन करना। डेमोक्रेसी एक ऐसी पॉलिटिकल सिस्टम है जहां लोग डायरेक्टली या अपने रिप्रेजेंटेटिव को थ्रू डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। ये एक सिस्टम नहीं, एक फिलोसॉफी है जहां पर सिटीजन के पास अपनी गवर्नमेंट को शेप करने का पूरी तरीके से अधिकार मिलता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र की विशेषताएं क्या है। इसकी सबसे पहली चीज है पॉपुलर सोवेरेनिटी यानी कि जनसत्ता। इसका मतलब है कि पावर का असली सोर्स है उस देश के लोग हैं। गवर्नमेंट लोगों के कॉन्स्टेंट से चलती है और अगर लोग चाहे तो इलेक्शन के जरिए गवर्नमेंट को बदल भी सकती है। इंडिया में इलेक्शन के थ्रू पब्लिक डिसाइड करती है कि कौन सी पार्टी पावर में आएगी। यही डेमोक्रेसी का इसेंस है। गवर्नमेंट गवर्नमेंट जो है ऑफ द पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल होता है। यानी लोकतंत्र में जो सरकार होती है वो जनता के द्वारा चुनी होती है और जनता के लिए ही होती है। हमारा दूसरा पॉइंट है पॉलिटिकल इक्वलिटी यानी कि राजनीतिक समानता। डेमोक्रेसी तभी सक्सेसफुल होती है जब हर सिटीजन को इक्वल पॉलिटिकल राइट्स मिलते हैं, चाहे वो रिच हो, पुअर हो, मेल हो या फिर फीमेल, सबके पास एक ही वोट का वैल्यू होता है। अब चाहे देश में कितने भी बड़े व्यक्ति हो या फिर कोई भी छोटे पद पे काम कर रहा हो, अगर उनका एज 18 ईयर्स से ज़्यादा है तो वो देश के नागरिक कहलाते हैं और उनके पास वोट देने का अधिकार होता है और वो अपने इस अधिकार का उपयोग करके देश के लिए लीडर चुन सकते हैं, अपने लिए नेता चुन सकते हैं। और ये जो इक्वेलिटी है यही डेमोक्रेसी का फाउंडेशन होता है। थर्ड है हम लोग का रूल ऑफ लॉ यानी कानून का शासन। रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है कोई भी व्यक्ति लॉ के ऊपर नहीं है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो या फिर कोई भी आम नागरिक, सभी कानून के सामने समान होते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली कहता है कि नो वन इज अबव द लॉ, यानी जो जुडिशरी सिस्टम है वो ये इंश्योर करती है कि जो लॉ है वो इक्वली सबके ऊपर लागू हो। यानी डेमोक्रेसी में सिर्फ कानून चलती है, यहाँ कोई अपनी मनमर्जी नहीं चला सकता है। फोर्थ पॉइंट है हम लोग का फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार। डेमोक्रेसी सिर्फ वोट देने तक लिमिटेड नहीं होती है, वो सिटीजन्स को राइट्स भी देती है। ये राइट्स इंश्योर करता है कि हर व्यक्ति फ्रीली सोच सके, बोल सके, लिख सके और अपने रिलीजन को फॉलो कर सकते। जैसे एग्जाम्पल है मौलिक अधिकार के फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी हमें वाणी की स्वतंत्रता है। हम कहीं भी अपनी मर्जी से अपनी बात रख सकते हैं, अपनी पॉइंट रख सकते हैं। फ्रीडम ऑफ रिलीजन धर्म की स्वतंत्रता, कोई भी व्यक्ति अपने मर्जी से कोई भी धर्म को मान सकता है, वो अपने धर्म में किसी भी धर्म के प्रति उसकी पूजा कर सकता है। और फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन यानी संगठन की स्वतंत्रता,
इसमें व्यक्ति अपने मर्जी से संगठन बना सकता है। ये राइट्स सिटीजन को एम्पावर करने के लिए होते हैं ताकि वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलने के लिए भी काम करे। अगर वहाँ पे ज़रूरत हो कि अगर गवर्नमेंट सही से काम नहीं कर रही है तो ये जो राइट्स है ये उन्हें गवर्नमेंट पे सवाल करने का अधिकार देती है। हमारा 5वां पॉइंट है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, यानी कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। फ्री और फेयर इलेक्शन ये इंश्योर करते हैं कि लोग अपनी चॉइस से गवर्नमेंट को चुने। इलेक्शन रेगुलर होने चाहिए, कम्पिटेटिव होनी चाहिए और विदाउट प्रेशर होने चाहिए। भारत में जो है इलेक्शन हर 5 साल में होते हैं और ये इसमें हम हर व्यक्ति जो 18 वर्ष से अधिक हो अपनी वोट का प्रयोग करके वो अपने लिए लीडर चुनते हैं, अपने लिए रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये इंश्योर करता है कि इलेक्शन ट्रांसपेरेंट हो और इम्पार्टिशियल हो, यानी किसी के साथ भेदभाव ना हो। यही डेमोक्रेसी की क्रिएटिबिलिटी को बनाए रखता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, यानी कि जवाबदेही और पारदर्शिता। डेमोक्रेसी तभी स्ट्रांग होती है जब गवर्नमेंट अपने काम के लिए लोगों के प्रति जवाबदेह हो। ट्रांसपेरेंसी का मतलब है पब्लिक को इन्फॉर्मेशन मिले कि गवर्नमेंट क्या डिसीजन ले रही है और क्यों ले रही है। आप देख रहे होंगे जब किसी भी गांव में या फिर किसी भी शहर में नई सड़क या फिर नई इंफ्रास्ट्रक्चर बनती है तो वहाँ पे बोर्ड लगाया जाता है कि वहाँ उसको बनाने में कितना बजट आता है और हर वर्कर्स का पेमेंट क्या होना चाहिए। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट यानी कि RTI ये एक ऐसी लॉ है जो हर सिटीजन्स को एम्पावर करती है गवर्नमेंट से सवाल पूछने के लिए। यही चीज़ है जो गवर्नमेंट की ट्रांसपेरेंसी को प्रूफ देती है। सो डेमोक्रेसी का मेन गोल है सिटीजन्स को एम्पावर करना, उनके वॉइस देना और इंश्योर करना कि गवर्नेंस उनके वेलफेयर के लिए काम करे। इसके बाद चलते हम लोग मीनिंग ऑफ गुड गवर्नेंस यानी सुशासन का अर्थ जानते हैं। गुड गवर्नेंस का बेसिकली ये मतलब होता है कि गवर्नेंस जो इफ़िशिएंट, फेयर और एथिकल हो। ये बताता है कि गवर्नमेंट अपने रिसोर्सेस और पावर का यूज पब्लिक के बेनिफिट के लिए कैसे करती है। गुड गवर्नेंस सिर्फ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट करने का काम नहीं है, बल्कि एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर डिसीजन ट्रांसपेरेंट हो, इंस्टीट्यूशन अकाउंटेबल हो और पब्लिक जो है उसमें पार्टिसिपेट करे। UNDP जो है वो सुशासन के कुछ सिद्धांत बनाए हैं, जिसमें सबसे पहला है कि पार्टिसिपेशन यानी भागीदारी। हर सिटीजन्स को डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होना चाहिए। पार्टिसिपेशन डेमोक्रेसी को रियल बनाती है। जब लोग एक्टिवली गवर्नमेंट के प्रोग्राम और पॉलिसीज में कंट्रीब्यूट करते हैं तब गवर्नेंस इफेक्टिव होती है। एग्जाम्पल जैसे कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन और ग्राम सभा मीटिंग्स, ये लोकल पार्टिसिपेशन को बेस्ट एग्जाम्पल है। दूसरा है रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन। लॉ सबके लिए एक समान हो और उसका इम्प्लीमेंटेशन फेयर हो। ये गुड गवर्नेंस की सबसे बड़ी पहचान होती है। जुडिशरी की इंडिपेंडेंस इंश्योर करती है कि कोई भी पर्सन या फिर कोई भी लीडर हो कानून से ऊपर ना हो। तीसरा है ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता। ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है गवर्नमेंट के डिसीजन और पॉलिसीज पब्लिक के सामने ओपन और अंडरस्टेबल हो। RTI एक्ट जो 2005 में लागू हुआ था और गवर्नेंस इनिशिएटिव जैसे ये ऑनलाइन पोर्टल है जहां से हम ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करते हैं और RTI सरकार से सवाल करने की राइट्स देती है। चौथा है हमारा रेस्पॉन्सिवनेस यानी कि त्वरित प्रतिक्रिया। गुड गवर्नेंस तब होता है जब इंस्टीट्यूशन लोगों के इश्यूज का टाइमली और इफेक्टिव सॉल्यूशन देता है। पब्लिक को ये अधिकार मिलता है कि वो अपनी कंप्लेंट डायरेक्ट रजिस्टर्ड कर सकते हैं। पांचवा पॉइंट है कॉन्शियस ओरिएंटेशन यानी सहमति उन्मुखता। सोसाइटी में हर ग्रुप के इंटरेस्ट को बैलेंस करके कॉमन गुड्स के लिए डिसीजन लेना, ये ही कॉन्शियस ओरिएंटेशन कहलाती है। जैसे एग्जांपल पॉलिसी मेकिंग के दौरान गवर्नमेंट डिफरेंट स्टेक होल्डर से कंसल्ट करती है, जैसे कि फार्मर्स, चाहे इंडस्ट्री या फिर NGO। इनसे वो परामर्श लेती है कि कौन सा पॉलिसी हम अगर
अप्लाई करेंगे तो ये देश की जनता के लिए ज़्यादा फायदेमंद होगी। छठा पॉइंट है इक्वलिटी एंड इंक्लूसिवनेस, समानता और समावेशन। गुड गवर्नेंस का मेन गोल होता है सभी ग्रुप्स स्पेशली पुअर और जो मार्जिनलाइज होती है उनको डेवलपमेंट के प्रोसेस में इंक्लूड किया जाए। और इसी समानता के लिए ही आरक्षण नीति बनाया गया था कि देश के जो पिछड़े हुए वर्ग है जिन्हें पुराने काल में जिन्हें अतीत में पढ़ने की सुविधा नहीं मिल गई है, उन्हें नौकरी करने की सुविधा नहीं मिली थी, चाहे वो महिलाएं हो या फिर जो निचली जाति के लोग माना जाता है, ऐसे लोगों को आरक्षण देके इसी समानता का उदाहरण दिया गया है कि उन्हें देश के हर व्यक्ति समान है और देश के हर व्यक्ति के पास समान अधिकार होते हैं। सातवां हमारा पॉइंट आ जाता है इफेक्टिवनेस एंड इफिशियंसी, यानी प्रभावशीलता और दक्षता। रिसोर्सेज का बेस्ट यूज करके डिजायर्ड रिजल्ट अचीव करना, ये इफिशियंसी है। गुड गवर्नेंस तभी पॉसिबल होती है जब काम टाइमली और प्रोडक्टिव हो। ई गवर्नेंस सिस्टम जहाँ पेपर वर्क कम होता है और स्पीड ज़्यादा होती है, वो इफिशियंसी का एग्जाम्पल हो सकता है। हमारा आठवां और लास्ट पॉइंट है अकाउंटेबिलिटी, यानी कि जवाबदेही। जो लोग डिसीजन लेते हैं उन्हें उनके एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होना पड़ता है और उन्हें अपने हर एक्शन का जवाब देना पड़ता है। पार्लियामेंट कमिटीज और ऑडिट इंश्योर करते हैं कि पब्लिक फंड का मिसयूज ना हो। सो गुड गवर्नेंस का मेन फोकस है जस्टिस, फेयरनेस और रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये इंश्योर करता है कि डेमोक्रेसी सिर्फ एक आइडिया नहीं है बल्कि एक रियल एक्सपीरियंस बन जाती है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का है रिलेशनशिप बिटवीन डेमोक्रेसी एंड गुड गवर्नेंस, यानी कि लोकतंत्र और सुशासन के बीच का संबंध। डेमोक्रेसी और गुड गवर्नेंस एक दूसरे के बिना इनकम्प्लीट है। एक प्रोवाइड करता है फ्रेमवर्क और दूसरा जो है उसको फंक्शन बनाता है। डेमोक्रेसी में अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, रूल ऑफ लॉ, पार्टिसिपेशन और ह्यूमन राइट्स को ऐड किया गया है। इसमें अकाउंटेबिलिटी में होता है जो इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो पब्लिक के प्रति अकाउंटेबल होते हैं। अगर उन्होंने अच्छा काम नहीं किया तो लोग उन्हें अगले इलेक्शन में नहीं जिताते हैं। लोगों के पास अपने नेता चुनने का अधिकार होता है। ट्रांसपेरेंसी में होता है कि डेमोक्रेसी मीडिया फ्रीडम और आरटीआई जैसे टूल्स के जरिए ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करती है। रूल ऑफ लॉ, यानी जहाँ देश के हर सिटीजन का समान अधिकार होता है और सबके लिए एक कानून बनता है। पार्टिसिपेशन, जब लोग डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होते हैं तो पॉलिसीज रियल प्रॉब्लम को जो है एड्रेस कर पाती है। और ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करती है जो कि गुड गवर्नेंस का फाउंडेशन होता है। गुड गवर्नेंस जो है वो लोकतंत्र को ज़्यादा मजबूत बनाता है। जब गवर्नमेंट फेयर और इफ़िशिएंट होती है लोगों का ट्रस्ट बढ़ता है और जब ट्रस्ट बढ़ता है डेमोक्रेसी और ज़्यादा स्टेबल हो जाती है। इफ़ेक्टिव पॉलिसीज और करप्शन फ्री एडमिनिस्ट्रेशन डेमोक्रेसी को अच्छी तरीके से मजबूत बनाता है। डेमोक्रेसी जो है ये एक वैल्यू सिस्टम देता है इक्वलिटी, फ्रीडम और पार्टिसिपेशन का। गुड गवर्नेंस उन वैल्यू को रियल लाइफ में एक के एक्शन में बदलता है। लेकिन गुड गवर्नेंस के साथ साथ हमारे पास कुछ चैलेंजेस आती है जिसमें सबसे पहला है करप्शन यानी भ्रष्टाचार। यहाँ पे पावर का मिसयूज करना ये पब्लिक के लिए हार्मफुल हो सकता है। दूसरा है वीक इंस्टीट्यूशन यानी कि कमजोर संस्थान। जुडिशरी अगर वीक हो तो गवर्नेंस फेल हो सकती है। थर्ड है पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी यानी राजनीतिक अस्थिरता। शॉर्ट टर्म पॉलिसी लॉन्ग टर्म गोल्स को अफेक्ट करती है। इनइक्वलिटी यानी असमानता, पुअर और जो मार्जिनाइज ग्रुप है वो उसमें बाहर हो जाते हैं। लेक ऑफ अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही की कमी, अगर ये हो तो जब ऑफिसर्स अपने काम के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं तो गवर्नेंस वीक पड़ती है। अब जैसे अगर हम लोग भारत का उदाहरण लें, इंडिया एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है। यहाँ पे आरटीआई एक्ट, ई गवर्नेंस और पंचायती राज इंस्टीट्यूशन ने पार्टिसिपेंसी और ट्रांसपेरेंसी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया है, उनको बढ़ाया है। लेकिन करप्शन अभी भी कई जगह पे चलते हैं और ये सबसे बड़ी चैलेंज होती है। जो स्कैंडिनेवियाई देश है जैसे वहाँ पे जैसे स्वीडन और नॉर्वे,
जहाँ ट्रांसपेरेंसी, इक्वलिटी और अकाउंटेबिलिटी हाई लेवल पर है। ये गुड गवर्नेंस के मॉडल है। थर्ड है हम लोग का डेवलपिंग डेमोक्रेसी यानी कि विकासशील लोकतंत्र। कुछ कंट्रीज सिर्फ इलेक्शन करा लेती है पर वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी और लॉ जो है वो इन्फोर्समेंट वीक है। ये दिखाता है कि डेमोक्रेसी बिना गुड गवर्नेंस इनकम्प्लीट है। तो दोस्तों, डेमोक्रेसी और गुड गवर्नेंस दोनों एक दूसरे के साथ ही है। डेमोक्रेसी लोगों को पावर देती है और गुड गवर्नेंस इंश्योर करता है कि वो पावर रिस्पॉन्सिबल यूज हो। जब दोनों मिल के काम करते हैं तब एक सोसाइटी स्टेबल और परफेक्ट बनती है। हर डेमोक्रेसी नेशन का एक गोल होना चाहिए, जहाँ पे स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन बनाना, ट्रांसपेरेंसी बढ़ाना और एथिकल लीडरशिप को प्रमोट करना, ताकि हम ट्रू डेमोक्रेटिक गवर्नेंस को अचीव कर सकें। इसके साथ ही समाप्त होता है हम लोग का पार्ट 1 ऑफ यूनिट 2 यानी रिलेशनशिप बिटवीन डेमोक्रेसी एंड गुड गवर्नेंस। नेक्स्ट पार्ट में हम गवर्नेंस के 3 प्रमुख पार्ट का हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको टॉपिक जो है समझ में आई हो, तो आप लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।